आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक बहुत बड़े टकराव की। ये कहानी है एक टेक डिसरप्टर की, जो हॉलीवुड के एक लेजेंड को खरीदने निकला है। और ये कहानी बहुत बड़ी है। सोचिए, ये डील इतनी बड़ी है कि इसने अमेरिकी सरकार तक का ध्यान खींच लिया है। जब देश के राष्ट्रपति खुद कहें कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। 83 अरब डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक कंपनी खरीदने की बात नहीं है, ये मार्केट पर कब्जा करने की कहानी है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर दो अमेरिकी कंपनियों के बीच हो रही इस डील को लेकर इतनी चिंता क्यों है? देखिए, सरकार के दखल देने का सबसे बड़ा कारण यही डर है। डर इस बात का कि एक अकेली कंपनी के हाथ में मार्केट का इतना कंट्रोल आ जाएगा कि वो अपनी मनमानी करने लगेगी। तो अब चलिए इस कहानी के जो दो मेन किरदार हैं उन्हें ठीक से जानते हैं। एक तरफ है हॉलीवुड का 100 साल पुराना स्टूडियो और दूसरी तरफ है वो डिजिटल कंपनी जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। तो देखिए दोनों कितने अलग हैं। वार्नर ब्रदर्स, जो करीब 100 साल से फिल्में बना रहा है, वो कहानियों की एक विरासत है। और नेटफ्लिक्स, जिसने डीवीडी किराए पर देने से शुरुआत की और आज दुनिया भर में कंटेंट पहुंचाने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। वार्नर ब्रदर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कल्चरल धरोहर है। जरा सोचिए, 4 भाइयों ने मिलकर इसे शुरू किया था। पहली बोलती फिल्म से लेकर बैटमैन, सुपरमैन और हैरी पॉटर जैसी न जाने कितनी यादगार कहानियां हमें दी हैं। लगभग हर किसी के बचपन की कोई ना कोई याद इनकी बनाई फिल्मों या कार्टून से जरूर जुड़ी होगी। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये पीढ़ियों की यादें हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। आखिर एक छोटा सा आइडिया इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई कि आज वार्नर ब्रदर्स जैसी विरासत को खरीदने की ताकत रखता है? इसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ एक नंबर से शुरू हुई थी, $40। एक छोटी सी झुंझलाहट ने एक अरबों डॉलर की कंपनी को जन्म दे दिया। हुआ ये कि इसके फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने एक डीवीडी किराए पर ली और उसे लौटाने में देर हो गई। उन पर $40 का फाइन लगा। तभी उनके दिमाग में आया, अरे जिम की मेंबरशिप की तरह क्यों नहीं हो सकता? बस यहीं से सब्सक्रिप्शन मॉडल का जन्म हुआ। और नेटफ्लिक्स का सफर वाकई कमाल का रहा है। डीवीडी किराए पर भेजने से लेकर 2007 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू करने तक। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2013 में, जब उन्होंने सिर्फ दूसरों का कंटेंट दिखाने की बजाय अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हाउस ऑफ कार्ड्स सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। नेटफ्लिक्स ने डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि लोग क्या देखना चाहते हैं, और फिर सारे एपिसोड एक साथ रिलीज करके बिंज वॉचिंग का वो कल्चर शुरू किया जो आज हमारी आदत बन चुका है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नेटफ्लिक्स कितना बड़ा और पावरफुल हो चुका है, तो चलिए वापस उसी मेन मुद्दे पर आते हैं, मोनोपोली यानी एकाधिकार के खतरे पर। अब ये मोनोपोली होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में सिर्फ एक ही बड़ा प्लेयर हो। जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो वही कंपनी कीमतों और शर्तें तय करने के लिए आजाद हो जाएगी। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि नेटफ्लिक्स पहले से ही कितना बड़ा है। दुनिया भर में जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मार्केट है ना, उसका लगभग 46% हिस्सा अकेले नेटफ्लिक्स के पास है। ये किसी भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अब जरा सोचिए, अगर नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीद लेता है तो क्या होगा? ये सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि कंटेंट बनाने वाली यानी वार्नर ब्रदर्स और कंटेंट दिखाने वाली यानी नेटफ्लिक्स, दोनों ताकतें एक हो जाएंगी। हैरी पॉटर, बैटमैन जैसी सारी कहानियां सिर्फ नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में आ जाएंगी। और देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं है, हम इसे अपने आसपास हर जगह देख रहे हैं। हवाई सफर से लेकर मोबाइल नेटवर्क और खाना ऑर्डर करने तक, हर जगह बस कुछ ही बड़ी कंपनियां पूरे मार्केट पर हावी हो रही हैं, जिससे हमारे पास चॉइस कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ा खतरा यही है, एक ऐसा भविष्य जहां एंटरटेनमेंट के सारे फैसले एक ही कंपनी के हाथ में हों। वही तय करे कि कौन सी फिल्में बनेंगी, उन्हें कौन देख पाएगा और किस कीमत पर। इससे क्रिएटिविटी और देखने वालों की पसंद दोनों का दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, मार्केट में लीडर होना और मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, इन दोनों के बीच की लाइन आखिर कहां है? ये सवाल सिर्फ नेटफ्लिक्स का नहीं है, ये हमारे पूरे इकोनॉमिक फ्यूचर का सवाल है।